Yes, please. Good morning, everyone. So, today we are going to start paper number 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स को लेकर, जो कि ग्रुप 2 में कंप्लीट 100 मार्क्स में आप लोगों को मिलने वाला है, जिसमें सर 70 मार्क्स का पेपर आप लोगों का क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 30 मार्क्स का नॉर्मली क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड। क्लियर। एंड यूजुअली जो अपने माइंड में कहीं ना कहीं वर्ड चल रहा होगा कि दैट इज प्योरली अ थ्रेटिकल पेपर, कि सर ग्रुप 2 में नॉर्मली जिस तरह के सब्जेक्ट्स आपने देखे हैं कि पेपर नंबर 4 जो आप कहते हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट इज प्योर न्यूमेरिकल, वो तो आप लोग डेली आजकल कर ही रहे हैं। एंड पेपर नंबर 6 विच कंसिस्ट बोथ न्यूमेरिकल प्लस थ्रेटिकल, एफएम एंड एसएम। क्लियर। ऐसे ही पेपर नंबर 5 कहने के लिए, मेरे लिए कहने के लिए, ये आपके अकॉर्डिंग टू थ्रेटिकल होगा, बट मेरे लिए टॉपिक ये आज भी क्या है, प्रैक्टिकल। बिकॉज सबसे पहले अगर सब्जेक्ट का नाम ध्यान से पढ़ा जाए, सब्जेक्ट का नेम आप लोगों ने क्या कहा, वर्ड नंबर 1 इज ऑडिटिंग। क्या वर्ड यूज करा आपने? ऑडिटिंग एंड एथिक्स। क्लियर। यही पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या था, बेसिकली सर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। बट आजकल न्यू सिलेबस के अंदर एक वर्ड इन्होंने ऐड ऑन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। बिकॉज विदाउट एथिक्स आई थिंक सो ऑडिट अपना किसी काम का, अगर तुम्हारे मेन प्रोफेशन में, मेन फील्ड में, व्हाट अ सीए इज नॉन फॉर ऑडिटिंग। हमारे मेन पर्पस में, मेन प्रोफेशन में हमारे आता ही क्या है, ऑडिटिंग करना। एंड ऑडिटिंग करने का मतलब क्या है, बेसिकली सर एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपनी, द वेरियस एंटिटीज, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, रेडी करती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना, एग्जामिन करना, वाउच करना, वेरीफाई करना कि वेदर दे आर मेड प्रॉपरली, क्या वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अब इन चीजों की एग्जामिनेशन करना, दैट इज अवर प्राइम मोटिव ऑफ अ ऑडिटर। अब पॉइंट ये है सर, इस एग्जामिनेशन में अगर तुम्हारा ऑडिटर ही, जिस पे ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग क्या करते हैं, फेथ करते हैं, दैट फेथ इज ब्लाइंड फेथ, टू बी वेरी क्लियर। कि मतलब एक ऐसा फेथ जिसमें लोगों को भले ही कुछ पता हो ना पता हो, कि बस सीए साहब ने साइन कर दिया, ठीक है, सीए साहब ने ये कह दिया, ठीक है। मतलब हमारी साइनिंग के ऊपर, हमारी ओपिनियन के ऊपर डायरेक्टली लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा विश्वास करते हैं कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करने को क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। एंड वही तुम्हारा पर्सन, वही तुम्हारा चार्टेड अकाउंटेंट, अगर कोई भी पर्सन एथिक्स को फॉलो ना करे, एंड एथिक्स मींस बेसिकली काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स, द रूल्स रेगुलेशन विच आर मे बी द पर्सन ड्रिवन। क्यों एथिक्स को जरूरी थोड़ा है कि आपको कहीं लिखे हुए ही मिलेंगे, हर पर्सन के अपने अपने एथिक्स। बट हमारा प्रोफेशन कहता, पर्टिकुलरली हमारा आईसीआई, द बॉडी, द रेप्यूटेड बॉडी, जिन्होंने ये चीज फील करी कि अगर मान लो एथिक्स प्रेजेंट ना हो, कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट ना हो, तो मन करे तुम्हारा सीए ही, तुम्हारा प्रोफेशनल ही लोगों के साथ मिल जाए, मैनेजमेंट के साथ मिल जाए, और अल्टीमेट गलत एक्टिविटीज करनी क्या कर दे, शुरू कर दे, फ्रॉड करना शुरू कर दे। और जिस पर्सन पे लोगों का क्या है, बेसिकली पब्लिक फेथ, क्या है, पब्लिक फेथ। अब हम तो नहीं ऐसा चाहते, हम तो नहीं चाहते कि हमारा प्रोफेशनल, और इतनी इस बॉडी ने, आईसीआई बॉडी ने 1949 से लेके टिल डेट इतनी रेपुटेशन अगर कमाई है, इतनी रेपुटेशन अगर बनाई है, और इनके चंद लोग, चंद सीए गलत प्रैक्टिसेस करते हुए अल्टीमेट इस प्रोफेशन को क्या करें, डिसरेप्यूट करें, आईसीआई इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई आईसीआई ने यहां पे क्या बनाए, कुछ एथिक्स। एथिक्स का मतलब क्या है, काइंड ऑफ एक वर्ड बोलते हैं जी हम, कोड ऑफ, क्या वर्ड बोलते हैं, एक वे आउट, एक मैनर ऑफ डूइंग ऑडिटिंग, कि कैसे तुम ऑडिट करोगे, अगर तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी, हाउ टू डील विद दैट।
बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस एथिक्स में जो चाहिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट, द नंबर वन इज इंडिपेंडेंस। जब तक तुम्हारा ये पर्सन सीए, मैं कंपनी के पॉइंट से एग्जांपल दूंगा, आज आपका काम सिर्फ सुनना है। माइट भी चैप्टर पता नहीं शुरू हो या ना हो, पर पहले कुछ बातें हम क्लियर करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द थीम। ये ओवरऑल है क्या सर? ऑडिटिंग अपने आप में चीज क्या है? ऑडिटिंग होती क्या है? और अगर सही मानो, पर्टिकुलरली मेरा पहला लेक्चर और मेरा लास्ट लेक्चर तुम्हें सेम लगे, तुम कहोगे सर जिस दिन पहले दिन पढ़ाया था तो भी वही बातें चल रही थी, लास्ट में पढ़ रहे हैं तो भी वही बातें चल रही हैं, कि हाँ एक ऑडिटर होता है, कंपनी ऑडिटर को अपॉइंट करती है, और ऑडिटर उन एफएस का ऑडिट करेगा, ऑडिट करके रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना के ओपिनियन देगा, एंड वही ओपिनियन आगे मेंबर्स तक पहुंचाई जाएगी। बट इसी लाइन के अंदर इतना कुछ बसा हुआ है, इन्हीं स्टेप्स के अंदर जो तुमने वन बाय वन अभी सुने हैं जस्ट, बहुत चीजें बैकग्राउंड, बहुत चीजें बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट इसके साथ क्या है, लिंक्ड अप। तो पहले मैं धीरे धीरे वो पत्ते अपने शो करूंगा, पहली बार में नहीं, नहीं तो सब कुछ ही मिक्सअप हो जाए। पर सर कुछ बातें एक लेक्चर मेरा आज होने के बाद, कुछ कमिटमेंट्स हैं जो मुझे आपसे चाहिए होंगी, एंड दैट इज टू बी ट्रूली, अगर बात मानोगे, सही चलोगे, देन ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा। नहीं अदरवाइज सबसे ज्यादा तंग करने वाला कौन बनेगा? ये। उसका कारण बताऊंगा क्या है, कारण है जब बच्चा बात मानता नहीं है, फॉलो नहीं करता। हाँ तुम्हारे वाले में मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि तुम्हारे वाले में ऑडिटिंग के टेस्ट में थोड़े बढ़ा दूं, कि राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी और कर दूं, कि जहां मैं दो दो तीन तीन चैप्टर्स का टेस्ट ले रहा था, कहीं उसके दो दो करके, सिंगल सिंगल करके, चाहे टेस्टिंग बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बट तुम्हारे लिए वो फ्रूटफुल हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। जहां 3 से 4 लेता था उसके 6 टेस्ट कर दूं, कि अल्टीमेट सर तुम छोटा छोटा पार्ट जितना साथ के साथ करते रहोगे, उतना तुम्हारे लिए ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। एंड सर डोंट टेक इट एज अ लॉ, लॉ की तरह इसको मत लेना। लॉ में आज भी पर्टिकुलरली तुमने चैप्टर किसी पल पढ़ा होगा, आज भी एक कॉन्फिडेंस इंटरनली होगा, कुछ नहीं है यार, सिंपल सा बस एक रिवीजन करनी। डोंट टेक इट एज अ लॉ, लॉ से बिल्कुल ये क्या है, अलग है। यहाँ रीडिंग, टेस्टिंग, वोकेबलरी, राइटिंग स्किल्स मोस्ट मोस्ट काम करेंगी, डबल काम करेंगी, ट्रिपल काम करेंगी। तो मैं बताऊंगा कि इसको तुमने पढ़ना कैसे है, तुम्हारा इसका वे आउट क्या होगा, और मेरी टेस्टिंग कैसे चलती रहेगी तुम लोगों के साथ। नहीं अदरवाइज अब तक का मोस्ट गूगल्ड व्यू, जो बच्चे पूछते हैं ऑडिट को कैसे पढ़े, द लास्ट वर्ड तुम्हारा यही होगा, कैसे पढ़े। पढ़ना कैसे है? बुक उठाओ पढ़ो। हर पर्सन एमटीपीस के टाइम पे हर बच्चा, मतलब मैं तंग आ चुका हूँ यार इस चीज को सुन सुनकर, पर्टिकुलरली मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि क्या करूं, और इसके लिए क्या चीज नहीं लेकर आऊं कि बच्चों के लिए ये और कन्वीनियंट हो जाए। पर शायद जितना इजी बना रहा हूं उतना तुम उसको हार्ड बनाई जा रहे हो। याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। सर डेली रिवीजन करनी पड़ेगी ना, कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी। डेली रिवीजन करेंगे, छोटा छोटा पार्ट राइटिंग में क्लियर करेंगे, लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, वोकेबलरी बनेगी। एज इट इज तुम्हें इतने कॉन्फिडेंस पार्ट तक ले जाऊंगा कि पर्टिकुलरली तुम्हें वर्ड टू वर्ड तक इस बुक का क्या होगा, याद होगा। पर बात है कि वो तभी याद रहता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे वो क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, फेड आउट। अपना एक नॉर्मल डेकोरम होता है कि जब तो चैप्टर 1 में सारा याद हो, जैसे ही चैप्टर 2 में गए पिछला साफ, किसी और में गए चैप्टर 2 साफ। तो कॉमन सेंस आपको भी पता है कि उसको रिटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा उठाओ खोलो देखो। पर कभी भी रिवीजन में उतना टाइम नहीं लगता जितना तुम्हें क्या लगा था पहली बार। अगर तुझे रिवीजन में भी उतना टाइम दोबारा लग रहा है ना, मतलब तुमने पहली बार उसको तरीके से नहीं पढ़ा, सिंपल सॉर्टेड होकर नहीं पढ़ा। और तुम जितनी बुक ये देख रहे हो, इतनी ही बुक मैं तुम्हें इसी पे लिखवा दूं, ट्रांसलेटेड। जहां जहां नीड होगी, कहने का मतलब कुछ बेसिक थिंग्स भी होती हैं जहां कोई नीड नहीं है, सीधा शॉर्ट क्रक्स दूंगा फाइनली, कि ऑडिटर इस केस में क्या करे। पर बात ही है ना, वो पेपर में लिखनी थोड़ी है। पेपर में तो लिखनी क्या है, वोकेबलरी।
जो तुमसे आईसीआई क्या करेगा, एक्सपेक्ट करेगा। और सबसे बड़ी मेन चीज, आईसीआई का मोस्ट फेवरेट पेपर ऑडिटिंग, मोस्ट फेवरेट पेपर। क्यों? प्रोफेशन बेस्ड है ना। ये वैसे ही बैक एंड से पता नहीं क्यों बड़ा छुरा लेके बैठे होते हैं कि ले आ, तू पेपर लेके आ मेरे पास, अगर वोकैबुलरी ना दिखी, कट कट कट। क्यों? ये मांगते हैं वर्डिंग, ये मांगते हैं वो राइटिंग। क्योंकि नेचुरली जब उसको वो चेक करते हैं विद द आंसर की, जो कि एज पर बनाई गई है किसके अकॉर्डिंग, आई से, एंड इधर से बच्चे की शीट, ना सिर ना पैर, फंसेगा। मोस्टली मैं तुम्हें कॉमन बता रहा हूं, डे वन क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम इस चीज को थोड़ा सीरियसली टेकअप करें कि इसमें पढ़ने का वे आउट सर क्या होगा, अलग होगा, सेम नहीं होगा। लाइक लॉ, लाइक अकाउंट्स, लाइक कॉस्टिंग, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का वे आउट अलग है। एंड इसमें पढ़ने का वे आउट एक ही है सर, एक ही गुरु मंत्र है, दैट इज रिवीजन। रिवाइज इट, रिवाइज इट, रिवाइज इट, रिवाइज इट। एक चैप्टर हो गया, दोबारा फिर देख ले। दो हो गए, दोनों को इकट्ठा देख ले। जितनी बार रिवाइज अप करोगे उतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा क्या होगा, बिल्डअप। सो सिलेबस में अगर हम बात करें, तुम्हारे पास यहाँ पे इस फील्ड में सिलेबस ही पर्टिकुलर कितना है सर, आपके टोटल टॉपिक्स कितने हैं, 11। सिर्फ 11 चैप्टर, दिस बुक ओनली। एंड आई थिंक सो बाकी बुक्स के कंपैरिजन में सबसे पतली होगी, सबसे कम होगी, बट बहुत है, बहुत है। एंड इस बुक के बारे में अगर बताया जाए, जो बुक मैं फॉलो करता हूँ फ्रॉम द लॉट्स ऑफ इयर्स, एंड मैंने भी जो बुक फॉलो करी है इंटर्स के टाइम पे, फाइनल्स के टाइम पे, दिस बुक, जो सुरभि बंसल मैम की है, दिल्ली के टीचर हैं जी, लास्ट मतलब 25 साल से पढ़ा रहे हैं। अब तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं थोड़ा ड्रॉप कर दिया, या कहीं पढ़ा रहे होंगे तो अलग बात है। बट मुझे इनकी बुक स्टार्टिंग से क्या लगी है, बेस्ट। एंड मैं भी इनसे पढ़ा हूं, वही चीज आगे मैं भी आपको डिलीवर कर। बट इस बुक को मेन फॉलो करने की वजह, मेरे पास राइटर सारे पढ़े। तुम नेशनल लेवल पे नाम बोलो, कौन से लेवल का चाहिए, हर राइटर की, हर एट प्रेजेंट मार्केट में जो ऑडिटिंग पढ़ा रहे हैं, हर बंदे की बुक पढ़ी, चाहे वो कोई हो, ए बी सी कोई भी हो। बट मुझे फिर भी इनकी बुक क्या लगी, अच्छी लगी, उसका कारण, इन्होंने जी डायरेक्टली उठा के कॉपी किसको कर दिया, आई से मोडी। द बेस्ट पार्ट, जिसके कारण चाहे मैं भी तंग होऊंगा इसको पढ़ाने में, उसका कारण है सर, अगर पहले दिन से ही मैंने आपको क्या सर्व कर दिया, शॉर्ट। एंड अदर पब्लिशर्स, अदर मार्केट में इतना ज्यादा शॉर्ट दे रहे हैं, इतना ज्यादा शॉर्ट दे रहे हैं, बच्चा शॉर्ट का वेरी शॉर्ट वैसे ही कर देता है। अल्टीमेटली वो पढ़ाई कितने लाइनें रहे, दो, और दो भी याद नहीं हो रही, दो के भी पेपर में लिख के आ रहे हैं एक, कहाँ नंबर दे देगा। इतनी तो मेंटेलिटी हम भी रखते हैं सर। मेमोरी टेक्निक्स, पर्टिकुलरली सिर्फ मेमोरी रट्टे, जिसको कहते हैं कि क्रैमिंग, क्रैमिंग करवाने पे लगे हुए हैं कि बस याद कर लो, जैसे भी कर लो। सर जब तक मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जब तक बाय फील मुझे ये नहीं पता कि ऑडिटर का वहां पे क्या पॉइंट बनता है, उस सिचुएशन में ऑडिटर को कैसे डील करना चाहिए, मैं राइट डाउन कैसे करूं। इस बात में मैम ने पर्टिकुलरली जो बुक बनाई, मैं एक दिन वैसे ही देखने लग गया कि मॉड्यूल से कितना का फर्क है। फर्क क्या, डिट्टो सेम। ये तो खामखा मैंने पैसे लगाए बुक पे, आप मॉड्यूल ही पढ़ लेते, वर्ड टू वर्ड सेम, वर्ड टू वर्ड सेम। बट द पॉइंट इज मॉड्यूल बहुत एक्स्ट्रा में चला जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, इतनी हमें नीड नहीं है। हाँ, उस मॉड्यूल का शॉर्टर वर्जन कौन है, दिस बुक। बट डे वन से आई एम स्टडिंग मॉड्यूल। ये मत कहना कि मैं किसी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, बुक नहीं, मैं मॉड्यूल ही पढ़ रहा हूँ। ज्यादा नहीं तो घर जाके कोई चैप्टर मैच करके देख लेना, वर्ड टू वर्ड सेम, बढ़िया बात है। क्योंकि ऊपर से एग्जामिनर भी तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यही वर्डिंग जो आईसीआई मॉड्यूल में गिवन है। मैं डे वन से पढ़ूंगा ही क्या, लर्न किसको करूंगा, राइटिंग में किसको लेकर आऊंगा, वोकेबलरी किसकी अच्छी करूंगा, वही वर्डिंग। 100% ना सही, 60, 70, 80 डे बाय डे रीडिंग करूंगा, कम से कम वो इंग्रेडिएंट्स दे पाऊंगा जो मेरा एग्जामिनर, जो मेरा चेकर मेरी शीट में देखना चाहता है। सर लॉ में ऐसा नहीं होता,
लॉ अलग पिच पे चलता है। लॉ में क्या है, जजमेंट सेक्शन बेस्ड, यहां कोई सेक्शन थोड़ी है, यहां चलेगी लैंग्वेज। तो इसीलिए सबसे बढ़िया चीज है पर्टिकुलरली कि आप पढ़ ही क्या रहे हैं, आईसे मॉड्यूल। तो हमारे सिलेबस में जी सुनो, मैं पहले सिलेबस की इंट्रोडक्शन आपको कर दूं कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज में, जहां तक मुझे मोटा मोटा याद है अभी तक पर्टिकुलरली, मैं जस्ट एस्टिमेट दे रहा हूँ। बाकी अगर मेरे पास, क्यों ना मैं ओपन ही कर लूँ सेक्शन वाइज वेटेज, हमने ये डाउनलोड करी थी, जस्ट मिनट, ये जी मेरे पास पड़ी होगी, एक मिनट। सेक्शन वाइज ये देखना, ऑडिटिंग का पेपर पड़ा है इसमें, तो ग्रुप वन का है। नहीं तो आईसीए की साइट पे ना पर्टिकुलरली आपको सेक्शन वाइज वेटेज मिल जाएगी, एज पर दैट नॉर्मली जहां तक हम वेटेज का सवाल लेके चलते हैं, क्लियर। चैप्टर वन इज नॉर्मल, चैप्टर वन में इतना कंटेंट नहीं, मैं वेटेज की बात करूं 5 मार्क्स, क्लियर। आने को 5 में आ जाए, ना भी आए, क्यों, ये बेस है, ये बेस है, ये उल्टा बेस बनेगा तुम्हारे सारे चैप्टर्स के लिए। जैसे कहते नहीं कि मेन, मैं तुम्हें ऑडिट का, जो मैं पढ़ेंगे ऑडिट का, यहाँ पे क्या करना सिखाऊंगा, नेचर, उसकी नेचर क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड उसका स्कोप। यहां चलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड इस बेसिक्स की जो वेटेज है दैट इज 5 to 8। कहने की बात 5 नंबर का भी आ जाए बहुत बड़ी बात, नियर, नहीं तो अदरवाइज मोस्टली तो ड्रॉप ही कर देते हैं, क्योंकि आप बेसिक चैप्टर वन पूछेंगे, बट स्टिल किसी किसी अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन तो मिला ही मिला। चैप्टर टू की वेटेज बढ़िया जी, चैप्टर टू की वेटेज है 10 से 12 नंबर। चैप्टर टू की वेटेज अच्छी है, दैट इज 10 to 12 मार्क्स। मैं आज स्ट्रेटेजी क्यों बता रहा हूँ, नंबर्स क्यों बता रहा हूँ पर्टिकुलरली, ताकि तुम्हें कल को भी पढ़ते टाइम पता हो कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है, एंड बेस्ड ऑन द वेटेज ही पढ़ा जाता है। सर चैप्टर थ्री की वेटेज भी मतलब 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स। अब ये नहीं नीचे जाके 100 मैच करने लग जाओ, बन तो रहा नहीं। दैट इज अप्रोक्सीमेट पर्टिकुलरली, कि मतलब इतने नंबर में यूजली इनकी वेटेज रहती है, कहीं कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। एंड इधर से मैं पहले चैप्टर 5 लिखवा रहा हूँ, ये सर खतरनाक चीज है, 15 से 20%, 15 से 20% अकेला, चैप्टर 5, जो मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा, सबसे लास्ट में। और मैं, जैसा लॉ आप मेरे साथ पढ़ चुके हो, मैं सीक्वेंस वाइज कभी चलते ही नहीं, कभी कौन सा कभी कौन सा कभी कौन सा, मिक्सअप चलेंगे, ताकि तुम्हें ओवरऑल लिंकेज देखने को मिले कौन से चैप्टर में क्या, क्लियर। ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, और इसकी वजह है, इसमें कंप्लीट ऑडिट आइटम वाइज, कि मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम्स का ऑडिट करना है, बोरिंग्स का ऑडिट करना है, बताओ कैसे करोगे। अब उसमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे पहले बाकी चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे ना, तो जाकर मैं इसमें क्लियर कट बता पाऊंगा, सर इसके लिए ये अप्रोच है, फलानी अप्रोच है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, रेफरेंसेस। तो ये मेरा हमेशा सबसे लास्ट टॉपिक रहा है, क्लियर। और इधर से चैप्टर 4 and 6, मतलब 5 अलग हो गया ना, 5 अलग हो गया, इन दोनों की वेटेज मतलब 4 and 6, इनकी वेटेज भी 15 से 20%। मेजर पेपर खाने वाले तो ये हैं, मेजर, कि जहां कहते नहीं कि पेपर देखा, जो भी पन्ना खोल के देखा, मोस्टली चैप्टर या तो 4 या 5। इसकी वेटेज जो आपकी आती है 8 to 10, कंप्लीशन एंड रिव्यू, इसमें आपको मिलेंगे जी 6 स्टैंडर्ड्स। क्या मिलेंगे, 6 स्टैंडर्ड्स। पहली बात, जैसे अकाउंट्स में तुम पढ़ते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यहाँ ऑडिट में क्या पढ़ेंगे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं चाहूं तो ये चैप्टर वर्ड हटा के सीधा वर्ड बोल दूं, पढ़ने क्या है, स्टैंडर्ड्स। जैसे आजकल अकाउंट्स में तुम लोग पढ़ ही क्या रहे हो, स्टैंडर्ड्स। हाँ, साथ में बेस्ड ऑन दैट जो कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर हैं वो बना दिए, पर उसमें भी तो क्या अप्लाई हो रहे हैं, स्टैंडर्ड्स। सेम यहाँ, पर मेरे सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में सारे स्टैंडर्ड्स नहीं है, अभी और भी पेंडिंग है। वो चैप्टर वन में तो मैं समझाऊंगा टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स क्या क्या होती है, किन किन तरह से मतलब ऑडिटर को इन्वॉल्व किया जाता है, किस किस पर्पस के लिए, एंड सबके स्टैंडर्ड्स अलग। कहते नहीं, जिस जिस तरह की एक्टिविटीज, उतने उतने तरह के स्टैंडर्ड्स। तो मेरे सिलेबस में तो सिलेक्टेड है। और बी रेडी फॉर दैट, जो तुम ये इंटर में
जितना सही ढंग से पढ़ोगे, सेम डिट्टो यही दोबारा फिर आएंगे फाइनल्स। हमने तो मतलब ये भी चीज नोटिस करी है पर्टिकुलरली कि जिसका इंटर में ऑडिट बढ़िया पड़ा हुआ है ना, वो फाइनल्स की कोचिंग ही नहीं लेता। क्यों? वही स्टैंडर्ड्स तो हैं, वही तो चीज है जो हमने इंटर में पढ़ी। बेस्ड ऑन, हाँ, 5-7 स्टैंडर्ड ज्यादा होंगे और क्या, पर काम तो सेम ही पड़ा है। कई बार ऐसे भी होते हैं, क्योंकि यही चीजें दोबारा फिर लौट कर कहाँ मिलेंगी? तुम्हें फाइनली ऑडिटिंग में पढ़ाने ही क्या है? स्टैंडर्ड्स। कुछ पढ़ा देगा इंटर लेवल पे, बाकी पढ़ा देगा फाइनल्स लेवल पे। एंड ऑडिट रिपोर्ट ये अच्छा है जी, इसकी भी वेटेज है जी 10 से 12। 10 से 12, तकरीबन 10 से 12 ही, हाँ 10 से 12, 2 क्वेश्चन तक की वेटेज निकल जाती है इसमें। क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आपका आएगा कैरो, कैरो 2020, एक क्वेश्चन पक्का उसमें से मिलता है। और एक क्वेश्चन जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट, ऑडिट रिपोर्ट बनती कैसे है, ऑडिट रिपोर्ट में कंटेंट क्या होगा, क्या क्या वहां पे पैराग्राफ आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। माइट भी लॉ में मैं आपको दिखाई थी एक बार ऑडिट रिपोर्ट, जो बने हुए थे ना पैराग्राफ, दोबारा फिर दिखाऊंगा। एज पर स्टैंडर्ड्स ये गाइड करेगा कि ऑडिट रिपोर्ट बनेगी कैसे। एंड ये वाली जो वेटेज है जी आपका चैप्टर नंबर 9, ये भी तकरीबन 8 मार्क्स अराउंड, 8 मार्क्स अराउंड। अच्छा ये देखो, स्पेशल फीचर ऑफ क्या लिखा हुआ है, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ऐसा ये एक ऊपर भी आया था, बट वहां था ऑडिट ऑफ चैप्टर 5, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आइटम वाइज ऑडिट। यहां क्या है, आइटम वाइज नहीं, एंटिटी वाइज। मान लो रैंडमली तुम किसी हॉस्पिटल में एज ऑडिटर अपॉइंट कर लिए गए, बताओ जी हॉस्पिटल का ऑडिट कैसे करोगे? तुम्हें किसी रेस्टोरेंट का ऑडिटर अपॉइंट कर लिया गया, बताओ उसका ऑडिट कैसे करोगे? एंटिटी वाइज। कोई सिनेमा हॉल, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई एनपीओ, कोई एनजीओ, डिफरेंट एंटिटीज। और दुनिया भर में हमारे पास यहाँ पे क्या, एक सिंगल एंटिटी, क्या बिजनेस एंटिटीज बहुत बड़ी। सर नॉट ओनली बिजनेस, इवन द नॉन बिजनेस एंटिटीज, एनपीओस, एनजीओस, इनके भी क्या होते हैं ऑडिट। ट्रस्ट, सोसाइटीज, सोसाइटीज में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सबके ऑडिट है। ये सारी बातें ना तुम्हारे चैप्टर 1 में कवर होंगी। नेक्स्ट, ऑडिट ऑफ बैंक्स, इसकी वेटेज बन जाती है जी 10 नंबर। और 10 नंबर में लास्ट वाला 8 से 10, 8 से 10। तो ये काइंड ऑफ एक मोटी मोटी कैलकुलेशन से हमने निकाली है कि पर चैप्टर वेटेज आपकी मतलब कितनी की बनती है। बेस्ड ऑन दैट आप पेपर बनाने लगे हैं, शायद कोई ना भी डाले, क्यों, ऐसे ही है, कुछ भी कर सकती है। क्लियर? बट यूजुअली यूजुअली इतनी वेटेज हर पेपर में हमें मिली है कि अगर मैंने बैंक ऑडिट को लेकर अगर कहीं कंसेप्ट देखा है, तो मुझे 8-10 नंबर का कंटेंट मिला है, 5 से 8 या 8 से 10। कई बार अगला क्या करता है, मान लो एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी, ये बैंक ऑडिट में से होता थी, कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल, बेस्ड ऑन दैट बीच में डाल देंगे। तो ये कुछ सिनारियो, हाँ ये फॉर श्योर है जी, ये फॉर श्योर है 10 से 12 नंबर का एथिक्स मिलेगा मिलेगा। अगर ये पेपर में ना हो, सब्जेक्ट के नाम का फायदा ही नहीं। सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, जिसमें एथिक्स पार्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कई बार ये कहते हैं, कोई 10 नंबर में ऊपर में से टॉपिक हैवी बन रहा है, उससे बढ़िया तो एथिक्स पढ़ें, जो कि फॉर श्योर है आएंगे ही आएंगे। इस पे ज्यादा वेटेज लो, इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। तो ये जस्ट एक ओवरऑल रिगार्डिंग द सिनारियो था कि तुम पढ़ने क्या वाले हो। बाकी और भी चीजें अभी डिस्कस होंगी। लेट मी स्टार्ट विद अ सिनारियो सिंपल। मैं तुमसे एक बेसिक बात शेयर कर रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है कंपनीज के केस में। एंड लॉ में तुम ये सुनकर भी बैठे हो कि मैं एग्जांपल भी किसके ले रहा हूं सर, लेट इट बी एक्स लिमिटेड। क्लियर? और ज्यादातर इस बुक में तुम्हारी एग्जांपल हमेशा फिट किसके ऊपर बैठेगी, कंपनी। बट इट डजेंट मीन कि कंपनीज का ही सिर्फ ऑडिट होता है। ऑडिट किसी भी एंटिटी का हो सकता है, कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, एचयूएफ हो, कोई हो, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, कोई एएपी हो, कोई सोसाइटी हो, कोई ट्रस्ट हो, किसी का भी। आपा लोग सीए हैं, सिंपल सी बात, किसी चीज का ऑडिट करवा लो, कर देंगे, हाँ फीस दो, सिंपल सी बात। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कल कंपनीज का ही ऑडिट होगा, ये नहीं। आप ये कहो उल्टा, जिन पे मैंडेशन है, उन मैंडेशंस में से वन ऑफ द एंटिटी हम जानते हैं कंपनी।
लॉ में पढ़ तो चुके, कंपनी ऑडिट, जहां पे साफ लिखा हुआ है कि कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी करेगी, एजीएम में लेके जाने से पहले, एजीएम से लेके जाने से पहले, एजीएम में क्यों लेके जाते हैं? फॉर द अडॉप्शन, फॉर द अडॉप्शन। पहले मेंबर्स क्या कहेंगे? पहले जाकर इनका क्या करवाओ? ऑडिट। एक ऑडिटर अपॉइंट करो, एंड एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द कंपनीज एक्ट, दैट इज अ मैंडेशन। मैंडेशन, मैं तो करूँ साल में कुछ भी ना करो, कोई ट्रांजेक्शन ना करियो तो भी ऑडिट होगा, बैलेंस शीट खाली है तो भी ऑडिट होगा। जब तक ऑडिट नहीं होगा, ये नेक्स्ट आगे एजीएम में प्लेस्ड नहीं होंगे, एंड एजीएम में प्लेस्ड नहीं होंगी, मेंबर्स अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। मतलब कंपनी के केस में हम तभी ज्यादा एग्जांपल टेकअप करते हैं क्योंकि कंपनी के केस में अनऑडिटेड वाला कोई सीन नहीं, कंपनी के केस में होता ही वर्ड क्या है? ऑडिट। सर सुनो, होता क्या है जी, वन बाय वन कुछ बातें अपन शेयर करते हैं, मैं एक प्रोसेस भी आपको लिखवाऊंगा, पूरा चेन, कि नेक्स्ट आगे ये चलता कैसे है। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, यहां पे क्या होता है जी? क्लोज। दैट इज, लेट मी टेक एन एग्जांपल। जैसे अभी करंट सिनारियो, लेटेस्ट आपका कौन सा क्लोज हुआ जी? 31 मार्च 25। जो लेटेस्ट अभी क्लोज हुआ कौन सा हुआ? 31 मार्च 25। मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा? 2024-25, जिसका ये सारा डेकोरम आगे क्या होगा? स्टार्ट होगा। अच्छा, 31 मार्च को एक्स लिमिटेड की यहां पे क्या हुई? क्लोजिंग। क्या इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई होगी? क्या इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बन गई होंगी? नहीं सर, अभी बनेगी। 31 को तो अभी डेट क्लोज हुई है, इसको फाइनलाइज करते करते मार्च की रिटर्न तो खुद कहाँ जाती हैं अप्रैल में। जीएसटी, टीडीएस, सब कुछ फाइल होगा, फाइनलाइज्ड होगा, सब कुछ करते करते करते। और द मेन थिंग, इट इज whom ड्यूटी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? द मोस्ट कॉमन टैगलाइन। कभी भी मत बोल देना कि मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवानी है सीए के पास चले जाओ। सर हमारा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का नहीं, हमारा काम मेन होता है उनका ऑडिट करना। या फिर ये कह लीजिए, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बनाओगे उनका ऑडिट तुम नहीं करोगे, उनका ऑडिट तुम नहीं करोगे, फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? तुमने ही बनाई, तुमने ही गलती करी। क्या कोई बंदा अपनी गलती डिस्क्लोज करेगा? कभी नहीं। वो तो उल्टा उसको क्या करेगा? छुपाएगा। फिर या तो सिंपल एक काम करो, अगर तुमने किसी सीए से एफएस बनवाई है, उसका ऑडिट कोई दूसरा सीए करेगा, सेम सीए नहीं करेगा। पहला काम हमारे फील्ड में आती ही ऑडिटिंग है, एंड एज पर ऑडिटिंग मेरा काम है बनी बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना? चेक करना, एग्जामिन करना, वाउच एंड वेरीफाई करना। मेरा काम उनको बनाने का नहीं। और कंपनीज इतनी डेडिकेटेड हैं, पढ़े लिखे लोग वहां बैठे हैं, इतना तो वो कर ही पाएंगे, इतना तो वो कर ही पाएंगे। तो यहां पे कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एफएस को क्या करती हैं जी? प्रिपेयर। क्या करती हैं? प्रिपेयर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं नॉर्मल कंपनीज के केस में, सर महीना 2 महीना तो नॉर्मल लग जाएगा, तकरीबन तकरीबन ये मान के चलो कि ये जून मंथ में जाके क्या होंगी? प्रिपेयर होंगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो प्रिपेयर ही नहीं होती। कारण टीडीएस की रिटर्न ही खुद कब जाती है? 31 मई लास्ट डेट, लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर की रिटर्न कब जाएगी? 31 मई लास्ट डेट होती है। कहाँ सर, कौन से जमाने में हो कि मतलब इतनी जल्दी फाइनलाइज्ड हो जाएगा? नहीं होता। हाँ, लिस्टेड के केस में प्रोसेस थोड़ा जल्दी चलता है, क्योंकि उनको रिजल्ट्स अनाउंस करने होते हैं स्टॉक मार्केट में। लिस्टेड का तो बहुत जल्दी चलता है। नॉर्मल कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंपनीज। मान लो जी, इन्होंने 15 जून को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी क्या करवा दी? रेडी। जिस दिन जिस दिन ये उसके ऊपर क्या देंगे? अप्रूवल। क्या देंगे? जिसको वर्ड आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में भी पढ़ा होगा, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय द बीओडी। सर बोर्ड हमेशा क्या करता है? अप्रूव। अडॉप्ट कौन करते हैं? मेंबर्स। वो भी कहां पे? एजीएम में। अब रूल के मुताबिक जिस दिन मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? अप्रूवल कर दिया। अप्रूवल करने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप कर लीजिए हमारी ओर से
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हैं, साल का इतना प्रॉफिट बनता है। ये सोच रहे हैं पर्टिकुलरली इसको कहां पे प्लेस करने का, एजीएम। एक वर्ड आपने सुना होगा, लेइंग ऑफ, कि इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ले ऑफ किया जाएगा कहां पे, एजीएम में, एंड मेंबर्स की उसके ऊपर क्या करवाई जाएगी, अडॉप्शन। बट एज पर द रिक्वायरमेंट, यहां जितने भी तेरे मेंबर्स बैठे हैं एजीएम में, अगला कहता है जी हम आपकी क्यों माने, हम आपकी क्यों माने कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने हमें बना के दी हैं, हम कैसे मान लें सही है गलत है। कहता कमाल कर रहे हो सर, आप ही ने तो हमें रखा हुआ है, हम आपको गलत थोड़ी बोलेंगे। कहता जी क्या भरोसा, क्या भरोसा, हम बैठे 24 घंटे 365 दिन कंपनी से बाहर, हमारा तो सिर्फ एक दिन होता है, एंड वो दिन कौन सा होता है, एजीएम। हमें क्या पता पूरा साल तुम कर क्या रहे हो, हमें क्या पता पूरा साल तुम लोगों ने क्या किया, कैसा किया, गलत किया, सही किया, सारी पावर तुम्हारे पास है, हमारे पास तो है नहीं। वो कहते लो सुन लो, आप शक कर रहे हो हमारे पे, मैं कहाँ कर रहा हूँ, शक क्यों ना करूं, मेरे को क्या पता। और दूसरी बात, मेरे जैसे लोग इतने पढ़े लिखे होते, हम ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे होते। हम लोग तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करके कंपनी को पैसा दे दिया, जिसको कौन रन कर रहा है, मैनेजमेंट। और कंपनी का सारा चिट्ठा बना के भी कौन दे रही है, मैनेजमेंट। अब मेरे को क्या पता सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, सही भी है या नहीं है, कहीं मैं फ्रॉड में तो नहीं, कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा हो, गलत चीज मन करे कंपनी लॉस में हो, मुझे दिखाई गई प्रॉफिट्स में, मेरे से और पैसा हड़प लिया जाए, क्या पता, क्या पता। मेरा विश्वास मेंबर्स का, यहां पे जो भी तेरे कौन बैठे हैं, मेंबर्स, इन मेंबर्स का विश्वास एक प्रोफेशनल पे है, और वो प्रोफेशनल कौन है सर, सी। मेंबर्स क्या कहेंगे, हमें तब तक ना बुलाना, एजीएम तक तब तक ना रखवाना, जब तक यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनके ऊपर तुमने क्या दी है, अप्रूवल। अगला कहता सिंपल सी बात, तुम्हारी ओर से ओके, तुम्हारी ओर से बन चुकी, मैं कहा दोबारा देख लो मैनेजमेंट को, बन चुकी ना, डन है, तुमने कुछ नहीं करना। अब एक काम कर, इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के किसके पास दे दे, सी। जो कि कंपनी क्या करेगी सर, अपॉइंट, मतलब अपॉइंट सम प्रोफेशनल, कि कंपनी क्या करेगी, एक प्रोफेशनल क्या करेगी, अपॉइंट करेगी, मे बी एक सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मे बी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो तुम्हारी इच्छा, काम पे डिपेंड करता है। कई बार कंपनी बहुत बड़ी है, मल्टीपल सी है, अगर कहता है काम छोटा सा है, नॉर्मल कंपनी है, सिंगल सी भी काम कर देगा, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वो हम लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर प्रोप्राइटरी सिंगल इंडिविजुअल सी होगा तो 5 साल की टर्म, एंड अगर फर्म होगी तो 10 साल, 2 टर्म्स, वो भी जिन पे रोटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। नॉर्मली तो जितना मर्जी तुम ऑडिट करो कोई दिक्कत नहीं, पर इतना पता है तुम्हें एक आउटसाइडर, एक प्रैक्टिस प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करेगा सर, ऑडिट करने का मतलब एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, किस चीज की एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरी आइटम, ईच एंड एवरी वर्ड मेंशन्ड इन द, कहां पे, एफएस, एक एक वर्ड की मैं तसल्ली करूंगा। क्यों, मैं ये काम क्या मैनेजमेंट के लिए कर रहा हूं, ये काम किसके लिए कर रहा हूं, मेंबर्स, वो बाहर बैठे लोग जो किस पे विश्वास करते हैं, सीए, कि मैं उनके साथ गलत नहीं करूं, उनका फेथ, उनका फेथ जो मेरे पे है, मेरे पे जो फेथ है। सर एक बात समझ लेना, सीए बनना मतलब अच्छा इंसान नहीं होता। कहीं तुम कह दो सीए बनना मीन्स आप अच्छे इंसान भी हो, माइट भी, क्या पता आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, सीए इज जस्ट अ डिग्री, एंड दैट इज रूल्ड बाय द एथिक्स विच आर गिवन बाय द आईसीआई। क्या पता तुम मिली भगत करो। अब न्यूज में क्या सुनते नहीं, पर्टिकुलरली जिस भी कंपनी में कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, कहीं ना कहीं बीच में इन्वॉल्वमेंट किसकी आती है, लोग क्या कहते हैं, और लोग पूरी कम्युनिटी पे लानत डालते हैं, वो डिसरेप्यूट कर ले उस बंदे को नहीं, पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि प्रोफेशनल्स में ना यही चीज होती है। जितने भी तेरे रेप्यूटेड प्रोफेशन है, चाहे डॉक्टर्स, चाहे लॉयर्स, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
लोग हमेशा क्या बोलते हैं, चाहे किसी एक ने गंदा करा हो, पर नाम तो सबका खराब होगा ना, डिसरेप्यूट तो सबको पहुंचेगा ना। अब हम नॉर्मली कोई चीज मान लो किसी डॉक्टर ने गलत, और डॉक्टरों का तो हाल ही यही है, करा किसी एक ने गलत, एंड अल्टीमेट डिसरेप्यूट पूरी कम्युनिटी। अब लॉयर्स, अब कोई बात हो, अब वकीलों के तो काम ही है झूठ बोले, किसी एक ने गलत करा होगा यार, तुम सारे लोगों को क्यों बोल रहे हो सेम? क्योंकि तुम एट प्रेजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? आईसीआई। एंड आईसीआई मीन्स एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मेंबर ऑफ दैट रिप्यूटेड प्रोफेशन, तुम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब कितने फ्रॉड हुए हैं, चाहे सत्यम का केस हुआ पुराना, या और भी नए नए केस आजकल तो बथेरे हैं। हर जगह इन्वॉल्वमेंट किसकी, कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको पता है जहां फाइनेंशियल एस्पेक्ट आया, बिना सीए के कोई चीज नहीं हो सकती। अब यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूं प्रोवाइड, जिस दिन जीएसटी लॉन्च किया था मोदी साहब ने, सीए डे पे लॉन्च करा था 1 जुलाई 2017, उस दिन अपनी इज्जत भी करी थी, बेइज्जती भी करी थी। वहां पे उन्होंने सिंपली एक वर्ड बड़ा सही तरीके से बोला था, कहते सीए साहब जितने पर तो कितने मेंबर बैठे, भरी भरकम, जितने सीए डे पे मनाया था वो, सीए डे पे हजारों पता नहीं कितने मेंबर एट प्रेजेंट बैठे थे वहां पे। ओपनली उन्होंने क्या कहा, कहते देखो, आप लोग हो जो सिस्टम बना भी सकते हो, जो सिस्टम बिगाड़ भी सकते हो, और जिस खिड़की से या जिस दरवाजे से ये काला पैसा बाहर जाता है ना, उस खिड़की उस दरवाजे का चौकीदार कौन है? सीए। समझे कुछ बात? कि अगर तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता पैसा बाहर कैसे गया, वाह तेरे, तेरे को नहीं पता होगा और किसको पता होगा, कि उसी दरवाजे पे चौकीदार कौन खड़ा है? सी। कि पता हमें सब है। अब तुम्हारी इच्छा कि तुम या तो इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर दो या डाउन कर दो, बात तुम्हारे समझने पे। और नेचुरली कोई किसी एक सीए का, किसी भी पर्सन का डूइंग समथिंग रॉन्ग, वो एक को नहीं, वो पूरे प्रोफेशन को क्या पहुंचाता है? डिसरिप्यूट। दैट इज वाई आईसीआई बॉडी ने क्या बनाए थे? एथिक्स। कि जरूरी है नहीं, बिना एथिक्स के काम नहीं चलेगा। और मैं फिर वही कह रहा हूं, हालांकि इतना पढ़ाया लिखाया, नॉलेज दी, लालच एक ऐसी चीज है जो नियत बदल के रख देती है। क्या भरोसा हमारा मेंबर कल को बदल जाए। यहां मैं पढ़ा पढ़ा थक गया, स्टे इंडिपेंडेंट, स्टे इंडिपेंडेंट, साले बिक गए। क्लाइंट ने कोई जरा सा लालच दिया, उनके हक की बात करने लग गए, मेरे एथिक्स कहते भाड़ में जाए। दैट इज वाई बैकएंड पे डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिए जाते हैं अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करेगा। नाफरा, अब तो आईसीआई का भी बाप आ गया, नाफरा, ये वैसे नहीं छोड़ेगा। कि अगर हमें कोई प्रोफेशनल जरा सी भी लैकिंग करता दिख गया ना, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज करता दिख गया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, केस होएगा। एंड वहां पे नाफरा में लिखा भी हुआ था, जब कोई मैटर कौन टेकअप कर रहा है? नाफरा है, बाकी सारे पीछे हट जाओ। कहीं आईसीआई सपोर्ट करने आए या सीएस इंस्टीट्यूट या सीएमए इंस्टीट्यूट, पीछे हट जा भाई, ये मामला कौन देखेगा? नाफरा देखे। नहीं पहले सुलझा लेते थे, कि मान लो को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो भी गया तो कोई नहीं है, आईसीआई के प्रेसिडेंट भी तो अपने ही है, मेंबर भी तो अपने चूज करे हुए हैं, कहीं ना कहीं सब सिस्टम होते थे, बच जाते थे। बट अब तो बॉडी ही अलग कर दी गई। सो ये बैकग्राउंड चीजें हमें मतलब पता होनी चाहिए, हाउ इट वर्क्स। अब पॉइंट ये है, कंपनी जिस भी ऑडिटर को क्या करेगी? अपॉइंट करेगी, उसका ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करेगा जी? एग्जामिनेशन। दैट इज अ ट्रू टेस्ट अबाउट द ट्रूथ एंड द फेयरनेस। तुम तो अकाउंटिंग में बड़ा कहते थे, पर्टिकुलरली एएस 1 क्या कहता था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट रिप्रेजेंट द ट्रू एंड। और हर जगह जहां भी तुमने पढ़ा है प्रेपरेशन को लेकर, हमेशा वर्ड क्या मिला होगा? कि अगर बनानी है तो ट्रू एंड फेयर व्यू वाली बनाना, नहीं फायदा। मैनेजमेंट कहते हमने बनाई है, मैनेजमेंट कहती, कंपनीज के केस में तुमने सेक्शन पढ़ा होगा 129 128, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रेपरेशन ऑफ द एफएस, कहते जी हमने कंप्लायंस करा है। मेंबर कहते रुक जा, तेरे कहने पे थोड़ी चलेंगे, तेरे कहने पे थोड़ी मानेंगे कि आपने करा है या नहीं करा है। यही बात कौन बोल के दे?
ऑडिटर का, सीए साहब कहें कि सीए साहब ठीक है, सब कुछ ओके है, कुछ गलत तो नहीं है। देख, कहा मेरे इलेक्टेड पर्सन बीओडी मुझे क्या क्या के थक गए, 10 बार बोल दिया सर मानो सही बनी है, मानो कोई गलती नहीं है। मैं क्या, मैं नहीं मानता। यही बात तेरे वाली कौन बोल दे? सीए बोल दे। मेरी कंपनी का ऑडिटर बोल दे कि सर एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी अबाउट दैट। और वो भी गलत बोल ना दे, रिटर्न रिपोर्ट दे, जिसको तुम बोलते हो ऑडिट रिपोर्ट। मतलब मैं एज आउटसाइडर मेंबर, व्हाट आई एम सीकिंग, व्हाट आई एम सीकिंग फ्रॉम द ऑडिटर, योर ओपिनियन। क्या बताओ सर, आपके अकॉर्डिंग ठीक है? क्या आपके अकॉर्डिंग सही है? अगर आपके अकॉर्डिंग सही है बस ठीक है, हमारे लिए भी सही है। दैट ब्लाइंड फेथ पीपल हैव ऑन यू, दैट ब्लाइंड फेथ। और अपने को लगता है साइन ही करने देते, बट हमें बताओ साइन के पीछे कितना बड़ा ब्लाइंड फेथ बैठा है। अब बैंकर्स हैं, 1 मिनट लगाते हैं तो ऑडिटेड एफएस रख, कि बस ये सर्टिफाइड है जी, ठीक है ये लो इतना लोन। वही तू अनऑडिटेड ले जा, तेरी आंखों के सामने तेरी बैलेंस शीट पा रही है, और लगेगा इसकी क्या ऑथेंटिसिटी, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जाके इसको सीए स्टैंप साइन करवा के लेके आओ, सीए सर्टिफाई करवा के लेके आओ, ऑडिट करवा के लेके आओ। बिकॉज, और तुम लिटरली, सही बता रहा हूं, वही बैलेंस शीट जैसे भी बनी हुई थी, बाहर जाओ, स्टैंप साइन करो, ले आओ। उसने पढ़नी भी नहीं है, पढ़नी भी नहीं है, रख देगा, लोन दे देगा। क्यों अगले का फेथ किसके ऊपर है? सीएस में। दैट फेथ वी पीपल हैव, कि लोगों का पर्टिकुलरली मतलब ये फेथ अपने पे। और किस बात के लिए वो बार बार कहते हैं ये चीज, कि यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली यू, एट दैट टाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल बॉडी। तभी तो अल्टीमेट कहते नहीं कि सर किसी एक का करना हुआ गलत कलंक तो पूरे पे लगेगा, नाम तो सबका खराब होगा। नाउ, अब ये करेगा सर उसकी पूरी चेकिंग। और ऑडिट करना, ऑडिट करना इज बेसिकली अ पर्सनलाइज्ड अप्रोच। क्या दुनिया में जितने ऑडिटर्स हैं, जितने सीएज हैं, सबका काम करने का तरीका सेम है क्या? अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। हर बंदा मस्त मौला अपने अकॉर्डिंग करेगा, कोई ज्यादा टेस्टिंग करेगा, कोई कम करेगा। क्लियर? कोई माइट भी बिना टेस्टिंग के भी क्या दे देगा, ओपिनियन दे देगा। टू मेक अ यूनिफॉर्म अप्रोच, टू मेक अ यूनिफॉर्म अप्रोच, स्टैंडर्ड्स आर मेड। ताकि जैसे आप अकाउंट्स में कहते हो व्हाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मेड, फॉर द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रैक्टिस, कि ऑल ओवर इंडिया यही प्रैक्टिस क्या हो, फॉलो। अब ऐसे ही तुम सारे प्रोफेशनल, अच्छा दूसरी बात, मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा या तुम किसी को सिखाओगे, मानेगा थोड़ी, ईगो, प्रोफेशनल है ना। जैसे कहते हैं कि एक म्यान में 2 तलवार, कहाँ टिक जाएंगी, बहुत मुश्किल है। 2 नॉलेजेबल पर्सन इकट्ठे बैठ जाएं, बात काटेंगे, लड़ाई बढ़ेगी। वो कहेगा ऐसे करेंगे, वो कहेगा वैसे करेंगे। बैक एंड से आई से ही कहता, ना तेरी ना उसकी, छोड़ो परे, मैं स्टैंडर्ड दे रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूं, इस अकॉर्डिंग टू ही करना है। दिस इज द वे आउट, दिस इज द प्रोसीजर टू डील इन दैट सिचुएशन। और ये बंदा जो एग्जामिनेशन करेगा, एज पर किसके अकॉर्डिंग करेगा सर? स्टैंडर्ड्स, किसके अकॉर्डिंग? हर चीज चेक करेगा। इसको जी फाइनली फिर क्या करना है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या जाहिर करनी है, वाया अ रिटन रिपोर्ट, विच इज कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट, विच इज कॉल्ड एज। अब सुनो, तुमने वर्ड यहां पे बीच में यूज करा कि ओपिनियन होती है। ओपिनियन का मतलब क्या जी? व्यू, राय। इधर आपका क्या कहना, आपको क्या लगता है इसके रिगार्डिंग, मतलब क्या ठीक है, क्या है क्या नहीं। ओपिनियन होती है जी दो, ओपिनियन होती है दो। पहली होती है क्या, अनमॉडिफाइड, पहली क्या होती है, दूसरी होती है मॉडिफाइड। दूसरी कौन सी होती है? अनमॉडिफाइड मीन्स व्हेन आई फाउंड एवरीथिंग करेक्ट, मुझे जब सब कुछ क्या मिला, सही मिला, एज पर द ऑर्डर मिला, एज पर द रिक्वायरमेंट मिला, जो होना चाहिए था वही मिला, बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के, मैं उसके ऊपर कौन सी ओपिनियन दे दूंगा?
लोगो, जो भी तुम्हारे मेंबर्स हैं, चिंता ना करो। मैंने सब देख लिया, मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ओके, मतलब इसको वर्ड बोलते हैं कौन सी ओपिनियन, क्लीन। कौन सी ओपिनियन, मेरी ओर से हरी झंडी है कि मेरे अकॉर्डिंग टू ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई हैं, चिंता ना करो, सब बढ़िया है, कुछ भी, कुछ भी गलत नहीं। अब वर्ड कुछ भी बोलना ऑडिटर के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ऑडिटर यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी रेक्टिफाई करेगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। व्हाट इट मीन्स, एक मैं कहूं कुछ भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, और एक बोलना कुछ भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, क्या दोनों में फर्क है? किस बात का? सर, कुछ भी मिसस्टेटमेंट नहीं है मतलब कोई भी नहीं, प्योर सही, जरा सी भी गलती। ऑडिटर कहता है सर एक बात बताओ, मैं को भगवान थोड़ी हूं, अगले पूरे 365 दिन कंपनी को चला रहे हैं, एफएस बना रहे हैं, एंड अल्टीमेट मैं 4 दिन में आया हुआ मेहमान उस 365 दिन को चेक कर लूंगा? क्या मैं कंप्लीट ऑडिट मीन्स क्या सब कुछ पता कर लोगे, सब कुछ चेक कर लोगे? भाई, करा हो या ना करा हो, मैं रिस्क नहीं लूंगा। कल को इनमें से कोई पागल उठ के आ गया, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। डेटोल वाले भी 99.9 कहते हैं, उनका कौन सा ऐसा कीड़ा जो मर नहीं रहा? 100 बोल के दिखाओ। भाई साहब ये सोचो, 30 साल हो गए होंगे, छोटे होते से देखते आ रहे हैं, आज भी एक लाइफ बॉय, एक डेटॉल, साले कभी नहीं बोलते, हमेशा वो वर्ड के बोलते हैं 99.9। और जो दिखाते हैं ना ब्लेड सा साफ करके, एक बचा होता है उसमें। कारण बताओ क्यों? एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। क्या पता किसी केस में हो गया हो, तुमने हाथ धोए नहीं साफ हुए, गंदे ही इतने हैं, नहीं हुए। तुम दिखाओ देखो 4 बार धो लिए फिर भी दिख रहा है इसमें नहीं हुए। दैट इज वाई, जब डेटोल वाले रिस्क नहीं ले रहे, मैं रिस्क क्यों लूं? मैंने भी कह दिया, मैं कहा ना जी देखो सिंपल सी बात, मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। वट मैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट मेन कोई ऐसी जो तुम्हें हिला के रख दे, और मटीरियल माड़ी मोटी रहेगी होगी। और मैं कौन सा कोई खुदा बन गया, मैं कौन सा कोई परमात्मा पर्टिकुलर जो सारा जो एक ही 4 दिन में फाइंड आउट करके दे दूंगा? जितना काम करा, जितना कि मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने कौन सी ओपिनियन दे दी, क्लीन। बट इट डजेंट मीन कि मैंने सब कुछ देखा होगा। इनको वर्ड बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस, कि कुछ लिमिटेशन ऐसी होती हैं जिनको बाहर निकालना किसी के बस की बात नहीं है, किसी की भी। तो मैं कह रहा हूं टॉप का, इंडिया का पहला सीए ले, कि भाई तू इंडिया में सबसे पहला सीए बना था, लिख यहाँ पे सब कुछ सही है। अब पागल हो गया, मैं क्यों लिखूं? हालांकि हम नहीं लिखेंगे, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना किसी की बस की बात नहीं है। हर जगह वर्ड अगर तुम्हें मिलेगा रीजनेबल एश्योरेंस, सर टू द बेस्ट, टू द बेस्ट मैं आपको कह सकता हूँ, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, जहां तक मैंने एग्जामिनेशन करी, जहां तक मैंने देखा, आई फाउंड एवरीथिंग फाइन। या वर्ड कह दूंगा क्लियरली कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री हैं, बट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस्टेक। बाकी कोई इमटेरियल रहेगी होंगी, छोटी मोटी गलतियां रहेगी होंगी, हमें क्या पता। तो चलो कम से कम तुम इतना भी फील करो, इतना भी अगर तुम फील करते हो क्या, कि तुम्हारे यहाँ पे सर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, मैं क्लियरली क्लियरली ओपिनियन दे सकता हूँ रिगार्डिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस, रिगार्डिंग द फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैं इनको विश्वास दे सकता हूँ। मैं कौन सी ओपिनियन इशू करूंगा? अनमॉडिफाइड। कौन सी इशू करूंगा? टू द बेस्ट, इट्स ओके। अगर तुझे लगता है कोई दिक्कत है, कंपनी में कोई झोल चल रहा है, कोई फ्रॉड है, वो डिपेंड करेगा किस लेवल का है, मतलब तुझे परेशानी है किस बात को लेकर, कि मैं क्लीन तो दूंगा ना। मान लो अगर तुमने कोई क्वेश्चन मार्क लगाने, कोई ऑब्जर्वेशंस, कि कंपनी ने फलाना सही नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये चीज, तो वहां पे कौन सी ओपिनियन आती है जी? मॉडिफाइड में आती हैं 3। मॉडिफाइड में कितनी आती है? पहली, पहली आती है सर क्या, एडवर्स। ये मॉडिफाइड के टाइप से, इतना तो क्लियर हो गया। मॉडिफाइड ओपिनियन मतलब कुछ गड़बड़ है, अनमोडिफाइड मतलब ठीक है। मॉडिफाइड वर्ड बोलना ही मतलब क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ है।
इनमें से पहली ओपिनियन कौन सी होती है? एडवर्स। एडवर्स मींस झूठ, नेगेटिव रिपोर्ट। यहां कुछ सही नहीं है, मतलब मैं कंक्लूड कर पा, समझ रहे मेरे वर्ड्स, मेरे वर्ड पिक आउट करना। मतलब मैंने काम करा, मैं कौन? ऑडिटर। मैंने काम करा, काम करते कंक्लूड निकाला, कंक्लूजन रिपोर्ट के जरिए साफ कह दिया यहां सब कुछ गड़बड़ है। कम से कम कह तो पा रहा हूं, कह तो पा रहा हूं कि यहां कुछ भी सही, इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है गलत बनाई है। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही बहुत है। सीधा ना करना, नेगेटिव, एडवर्ड्स, इसको बोलते हैं कौन सी ओपिनियन? एडवर्ड्स। एक होती है तीसरे नंबर पे डिस्क्लेमर। कौन सी होती है? डिस्क्लेमर मीन्स, डिस्क्लेमर मीन्स जहां मैं काम कर ही नहीं पाया, जहां मैं काम ही नहीं कर पाया। इसको वर्ड ना, इवन डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं होती, इसको वर्ड बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एक्चुअली जो वर्ड होते हैं ओपिनियन का क्या दे देना? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेम, डिस्क्लेम, आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि मान लो फ्रेंड को ये जी पुठी सीधी हरकत है, मैं डिसोन कर दूंगा कि मेरे साथ नहीं है। करते नहीं अपन? रिलेट कर लो, कोई ना कोई होगा कि मैं डिस्क्लेम कर दूंगा, मैं तो मुकर दूंगा। दैट इज डिस्क्लेमर। मैं साफ कहूंगा सर जी मुझे रखा गया था, ऑडिट करने के लिए बुलाया गया था, पर मैनेजमेंट ने मुझे ऑडिट करने नहीं दी, इन्होंने दिक्कतबाजी करी। और सिंपल सी बात, तो एक चीज बता, क्या ये ओपिनियन है? क्या ये ओपिनियन है? ओपिनियन कब होती? जब तुम काम कर पाते और कोई कंक्लूजन निकालते। ये कंक्लूजन है? ये तो क्या बोल रहे, मैं काम ही नहीं कर पाया, मैं सर जी काम ही नहीं कर पाया। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग व्हाट? जस्ट अ मिनट। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्टिकुलरली कि हम वहां पे क्या दें? ओपिनियन दें। सर कोई ओपिनियन नहीं है, मैं तो साफ उल्टा क्या कर रहा हूँ, मना कर रहा हूँ कि मेरी कोई ओपिनियन नहीं जी। मुझे बुलाया गया था, मुझे रखा गया था, अपॉइंट किया था, सब कुछ तय हुआ था, बट बाद में उन्होंने काम ही नहीं करने दिया। अब जब मैं काम ही नहीं कर पाया, जब मैं ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाया, मैं प्रोसीजर ही लगा नहीं पाया, तो भाई मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या रख रहे हो? कुछ भी नहीं। मैम साफ मना करके मैं कहा जी मैं डिस्क्लेम कर रहा हूँ, ये ओपिनियन नहीं है, मैं डिस्क्लेम, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा। दुनिया में जिससे काम होता है करवा लो, पर मैंने नहीं करा। ये उल्टा और भी खतरनाक चीज है। तेरे मेंबर्स क्या सोच, अच्छा इस वाले में देख कम से कम कुछ बोल तो रहा था, हुआ था नहीं कि सब चुप करके बैठ के कुछ बोलो, कि मेरे को तो और डर बैठ गया कि पता नहीं क्या चीज होगी। वो इस वाले में अगले ने मना करा पर बोला तो सही, इस वाले में तो अगला बोल ही नहीं रहा। मेंबर्स और दिक्कत में आ गए, उनका दिल बैठ गया कि पता नहीं क्या गड़बड़ होगी भाई, ऑडिटर ये बातें बोल रहे कि मैं तो काम ही नहीं कर पाया, मैं तो अनेबल हो गया। ये चीज, तो जहां तुम्हारे ऑडिटर को लगे कि सर मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं गलत झंझट में फंस गया, कई बार होता रिग्रेट कि अपन गलत असाइनमेंट पकड़ ली, अब ये लग रहा है कि ये काम सही ढंग से करवा नहीं रहे। मैनेजमेंट बहुत चीज है, बहुत बड़ी चीज है। पहले तो ये वादे करते हैं, हाँ हाँ सर हम असिस्ट करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन मांगोगे सब देंगे। मैंने असाइनमेंट एक्सेप्ट कर ली, बाद में जाके पता लगा मैनेजमेंट ने रंग दिखाने शुरू कर दी, कोऑपरेट नहीं कर रहे मेरे साथ। और दूसरी बात, एक चीज बताओ, क्या ऑडिट मैं अपने लिए कर रहा हूँ? किसने ऑडिट करवाना, किसकी जिम्मेवारी है? मैनेजमेंट। भाई तुम ज्यादा नखरे दिखाओगे, मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे, मुझे कोऑपरेट नहीं करोगे, या मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, बार बार मुझे दबाओगे, मेरा क्या? फिर कभी तो पारा ही होगा। मेरा क्या, मैं डिस्क्लेमर देके चला जाऊंगा, दबाओ। मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। कहीं ये बार बार मैनेजमेंट मेरे पे धौंस जमाए कि अब तो ऑडिटर हायर कर लिया, तुम्हें तो ओपिनियन देनी पड़ेगी, अरे नहीं दे रहा, क्या कर लोगे? तुम्हारा स्टेटस कंपनी से ऊपर है। हाँ एज वाइज तुम चाहे छोटे हो, बट डेजिग्नेशन वाइज तुम मैनेजमेंट से ऊपर हो। अलग है, तमीज से बात कर। ऑडिटर हूं तेरी कंपनी का, नहीं ज्यादा कोऑपरेट करेगा, मेरा क्या जाएगा, मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा। बट दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। एडवर्ड्स कब दिया? जब प्रोसीजर लगा पाए, एविडेंस ऑब्टेन कर पाए,
एंड यू डोंट फाइंड समथिंग ट्रू, तुम्हें कुछ सही नहीं मिला, तुम्हें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गलतियां, इन दैट केस तुम क्या करोगे? एडवर्स। कम से कम ये कंक्लूजन है, मैं जो मेन वर्ड आपसे सुनना चाह रहा हूं ना, कि कम से कम ये कंक्लूजन है, ये ओपिनियन है। इस वाले में क्या था? व्हेन यू शो योर अनेबलनेस, जहां पे तुमने अपनी अनेबलनेस क्या कर दी, शो कर दी, मैं तो काम ही नहीं कर पाया, फिर तो काम ही खत्म हो गया। इसको वर्ड बोलते हैं डिस्क्लेमर। और एक आती है इन दोनों के बीच, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिफाइड। कौन सी ओपिनियन? जहां पे जहां पे जैसे कहते नहीं सर, कई सिचुएशन ऐसी होती हैं कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, कि इन बिटवीन है। मैं ऐसी बात देखो, एडवर्स बोल दूं कंपनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो काम भी नहीं। जैसे हम कहते नहीं कि 100% में से कुछ कमी लगी, बाकी तो सही है, कुछ कमियां लगी बाकी तो सही है। मान लो जैसे कह रहा हूं 10 एक्टिविटियां थी, 10 एक्टिविटीज में से 2-3 सही नहीं लगी, बाकी तो सही है ना। अच्छा, उन 2-3 के चक्कर में बाकी भी बेकार? क्या मैं एडवर्स पूरी एफएस पे एडवर्स ओपिनियन दे दूं? नहीं। वहां पे आती है इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या बोलते हैं उसको? कि सर एक काम करो, आप एक वर्ड यूज कर दो, एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग इज फाइन। मैंने पहले वर्ड क्या लगा दिया? एक्सेप्ट दैट। व्हाट इट मीन्स? उनको छोड़कर बाकी, बाकी ठीक है। अब इससे क्या हो गया, काम दोनों चले। मैं अगले को बता भी गया क्या गलत है, ये भी बता गया कि बाकी सही है। सेम। सर एक बात बताओ, तुमने अनेबलनेस अपनी शो करी, फिर वही बात, बिल्कुल भी काम नहीं कर पाए, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाए, या कुछ कहता नहीं बाकी मोस्ट ऑर्डर तो मैंने पूरा कर लिया, बट ये 2-3 चीजों को लेकर मैं प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा। क्या पूरी एफएस पे डिस्क्लेमर दे दोगे? क्या दे दें? क्वालिफाइड, एक्सेप्ट दैट, ये कर लो। तो दिस इज द केस, दिस इज द केस, मतलब जो टाइप ऑफ ओपिनियन आपके पास आएंगी, ये पूरा कंटेंट जो मैंने आपसे डिस्कस करा है ना, ये चैप्टर 8 का स्टार्टिंग है। चैप्टर 8 का तुम्हारा स्टार्टिंग है ऑडिट रिपोर्ट में, टाइप्स ऑफ ओपिनियन। पर बेहतर है आज ही समझना, आज ही समझना। क्यों? हर जगह वर्ड ओपिनियन आएगा। मैं चैप्टर 8 में जाके पढ़ूंगा ओपिनियन पहली बार क्या होती है, हर जगह वर्ड आएगा, सर ऑडिटर को अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है। मॉडिफाइड 3 तरह की, पहली एडवर्स, दूसरी क्वालिफाइड, तीसरी डिस्क्लेमर। सर एक बात दो, व्हेन यू फाइंड एवरीथिंग करेक्ट, एवरीथिंग इन द ऑर्डर, तुम कौन सी ओपिनियन दोगे? अनमॉडिफाइड। जहां कुछ गड़बड़ दिखे, मॉडिफाइड में भी क्या तुम कंक्लूड कर पाए, क्या तुम कंक्लूड नहीं कर पाए, मतलब काम कर पाए एंड यू फाउंड समथिंग रॉन्ग, देन एडवर्स। समथिंग या ऑल थिंग्स रॉन्ग? if all things wrong, then adverse. If something is wrong, accept that, बाकी सही। क्लियर? देन नॉर्मली आगे हम वर्ड क्या बोलेंगे? सर अगर तुम काम ही नहीं कर पाए, व्हाट मीन बाय काम ही नहीं कर पाए? मैं अपनी लोकल लैंग्वेज चलता हूँ, सिंपल सी बात, बट तुम्हें वोकेबलरी फॉलो करनी है। व्हाट डू मीन बाय काम ही नहीं कर पाए? सर मैं प्रोसीजर नहीं लगा पाया। जब तक मैं ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाऊंगा, मैं एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और कंक्लूजन, ओपिनियन बनती कहां से है? एविडेंस। मैं तो साफ कह रहा हूं कि मैं काम ही नहीं कर पाया। फिर मैंने पूछा बिल्कुल भी नहीं कर पाए, फिर तो डिस्क्लेमर। या कुछ नहीं कर पाए, कहता कुछ नहीं कर पाए, फिर एक काम कर, क्वालिफाई कर देना। यार ये भी नहीं होता ना, देखो सिंपल सी बात, तुम अपना हथियार यूज करने लगे तो वैसे मार के हटो। अब इन दैट केस जब पता है कि बंदा बाकी जगह सही है, कुछ जगह नहीं था, वहां कौन सा अडॉप्ट कर लो? क्वालिफाइड। नहीं, प्योर वर्जन कौन है? एडवर्स या डिस्क्लेमर? एडवर्स कब यूज करोगे? जब काम कर पाए प्लस कुछ भी सही नहीं। डिस्क्लेमर कब यूज करोगे? काम ही नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं कर पाया, देन कौन सा यूज करेंगे? डिस्क्लेमर। तो ये कहीं 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 तुम्हें यूज आएंगे। ये अभी एक दिन की कहानी नहीं है, अपना डेली काम ही यही चलता है, डेली कंटेंट ही यही चल रहा है। सो ये कहीं ना कहीं, अच्छा लास्ट स्टेप अपना क्लियर करते हैं कि चलो ओपिनियन आ गई, ऑडिटर रिपोर्ट बन गई। अच्छा ऑडिटर रिपोर्ट में अगर तो क्लीन है फिर तो चलेगा, अगर मॉडिफाइड है तो क्या लगे होंगे? क्वेश्चन मार्क्स, रिजर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस। देन उन ऑब्जर्वेशंस पे कमेंट किसको करना पड़ेगा? बोर्ड।
in the board report. Section 134 of the Companies Act, board report में एक पॉइंट आया था, explanation or comments on every reservation marked by the auditor. क्यों? अच्छा, ये मान लो ऑडिट रिपोर्ट यहां डायरेक्टली मेंबर्स को ले जाएंगे, मेंबर्स किसका मुंह ताकेंगे? मैनेजमेंट बोल भाई, तेरा ऑडिटर ये बोल के गया, तुम्हारे ऑडिटर ने ये कमी निकाली है, क्या मैनेजमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन रेडी नहीं रखेगी? वो एक्सप्लेनेशन कहाँ रेडी होएगी? बोर्ड रिपोर्ट। फिर फाइनली तीनों चीजें हमने हमेशा पढ़ा था, 136 136 137 कंपनीज एक्ट का, वहां पे क्या पढ़ा था? एफएस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय अदर डॉक्यूमेंट्स? ऑडिट रिपोर्ट प्लस बोर्ड रिपोर्ट, ये पूरा बंडल मेंबर्स को बटेगा भी, एजीएम में रखेंगे। फिर जाकर अगर मेंबर उस बात से क्या होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, देन वो यहां पे क्या करेंगे सर? अडॉप्शन। तब जाकर एक प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट। तब जाकर एक प्रोसेस क्या होता है? कंप्लीट। दिस इज द डेकोरम जो नॉर्मली कंपनी में साइकिल चलता है। अभी भी अगर इस पे 2 घंटे और बुलवाना चाहो, 2 घंटे भी लग जाएंगे, डिटेल्ड आगे से आगे चलेंगे। जैसे ओपिनियन की बात छिड़ गई, फिर ओपिनियन आती कहां से? कराने को तो गीता सार की तरह ना यही निपटा दें सारा ऑडिट इसी पेज पे, पर स्टेज वाइज। अब कल इतनी सी डिस्कशन के आगे लेके जाऊंगा कि ओपिनियन वर्ड समझ लिया, अब सुनो प्रोसेस क्या होता है, ऑडिटिंग का प्रोसेस क्या है, देन वहां से चलेंगे। तो मेनली तुम्हें अभी तीन चार लेक्चर लगेंगे इसमें थमने में, समझने में कि बात चल क्या रही है। और एक चीज और मैंने कहा था लास्ट वर्ड सुन के जाना, मेरे सुनने में बहुत मजा आएगा, आ भी रहा होगा कि सर बढ़िया बातें चल रही हैं, ऑडिटर ये कर देगा, फलाना कर देगा। जितना सुनने में मजा आएगा ना, उतना पढ़ भी लेना, इसको रिवाइज भी कर लेना बार बार, डेली कंसिस्टेंसी। अभी तो कुछ शुरू नहीं हुआ, अभी तो अपन ओरल डिस्कशन कर रहे हैं, बट मैक्सिमम मैक्सिमम कमिटमेंट मुझे आपसे ये चाहिए, डेली मीन्स डेली। अभी स्टार्ट हुआ है, हालांकि कोई टीचर होंगे शायद ना भी बताते हो, पर मैं पहले डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मैं भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, नहीं मैं भी डिस्क्लेम कर दूंगा लास्ट में। क्यों? देर आर सम कंडीशंस, कंडीशंस फॉलो करोगे, तुम्हें यही पॉजिटिव लगेगा, नहीं यही क्या बन जाएगा, इतना बुरा ख्वाब बन जाएगा जिसको देखते हुए डर लगेगा। हम वो चीज नहीं चाहते कि फेस करनी पड़े। डे वन से जितना कंटेंट होगा अपना, किसी को अगर लिखने में प्रॉब्लम आती है ना बच्चे, राइटिंग स्किल्स बढ़ाओ। स्कैनर्स आपको दिए जैसे पर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कि यहीं बैठकर स्कैनर क्या करो, सॉल्व करो, बट इट विल टेक टाइम। ये मतलब जितना छोटा सब्जेक्ट है ना, उतना टाइम ये ज्यादा लेता है लर्न होने में, क्योंकि इसकी वर्डिंग हार्ड। तो वो चीज पे बस अपना कॉन्फिडेंट रहना। डेली कंसिस्टेंसी, 1 आवर मीन्स 1 आवर, ये 1.5 आवर मीन्स 1.5 आवर डिवोट करना है तो करना है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिनका बोथ ग्रुप का चल रहा है पर्टिकुलरली क्लियर, कि ग्रुप 1 मोस्टली पैक्ड हो चुका और साथ में ग्रुप 2 चल चुका, कॉमन सेंस तुम्हारा मेन टाइम अब कौन खाएगा? ग्रुप 2 जाएगा। पर 3+1 की स्ट्रेटेजी लेके चलना, जो भी टाइम आप लेके चलते हो। 3 सब्जेक्ट डेली जो आपके चल रहे हैं ग्रुप 2 के, वो तो रहेंगे रहेंगे, वो तो घर पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक, कोई लॉ, कोई टैक्स, कोई अकाउंट्स, जो भी जिसका है जैसा चल रहा है साथ में रखना, कहीं उसका बिल्कुल ही बाद में वाइप आउट हो जाए, वो काम। इज दैट क्लियर? सो यहीं से मैं अपनी बात में पे सेव कर लेता हूँ, यहीं से आप अपनी बात आगे बढ़ाएंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, वे आउट क्या है। क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।